Let's start with audit of NBFC part 2. Now, first of all, we will start with categories of NBFC, skill based regulation. ये जो अमेंडमेंट आया है वो है. सो इसमें क्या है कि 4 लेयर है. टर्म नाम है, टर्म TUMB. सो टर्म में क्या है? पहला टर्म. सो TUMB, टॉप लेयर, अपर लेयर, मिडल लेयर और बेस लेयर. अब इसमें अपन क्लासिफाई करते रहेंगे. हाँ, अंदर कौन सी एनबीएफसी आएगी. सो पहला अपन बेस लेयर, पहले बेस लेयर से स्टार्ट करते हैं. टॉप लेयर और अपर लेयर में बहुत कम है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विद बेस लेयर. अब बेस लेयर में क्या है? दो चीजें हैं. इट गेट्स डिवाइडेड इनटू टू थिंग्स, ए पार्ट एंड बी पार्ट. सो फर्स्ट इज नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी हुज असेट साइज इज लेस देन 1000 करोड़. तो वो बेस करोड़ में आएंगे. जिसका लेस देन 1000 करोड़ है, लेस देन इक्वल टू नहीं है, लेस देन 1000 करोड़. सो नॉन डिपॉजिट टेकिंग असेट साइज लेस देन 1000 करोड़, बेस लेयर में आएंगे. दूसरा पॉइंट, बी पॉइंट, एनबीएफसी P2P, पीयर टू पीयर वाली, अकाउंट एग्रीगेटर वाली, एंड एनबीएफसी NOHFC वाली, NOFHC एंड एनबीएफसी नॉट अवेलिंग पब्लिक फंड्स, वो सब बेस लेयर में आ जाएगी. सो दो पॉइंट बेस लेयर में क्या क्या है? नॉन डिपॉजिट टेकिंग असेट साइज लेस देन 1000 करोड़, एनबीएफसी P2P, एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर, NOFHC एंड एनबीएफसी नॉट अवेलिंग पब्लिक फंड्स, वो बेस लेयर में आ जाती है. नाउ वी विल गो टू मिडिल लेयर. अब मिडिल लेयर में ना 3 पार्ट है, A, B एंड C. पहला, ऑल डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, जो भी डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है वो सब मिडिल लेयर में आएगी. बी, नॉन डिपॉजिट टेकिंग whose asset size is more than or equal to 1000 करोड़. तो अब यहाँ पॉइंट बनेगा, अगर 1000 करोड़ है तो वो मिडिल लेयर में आएगा. सो फर्स्ट पॉइंट इज ऑल डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी. सेकंड पॉइंट इज नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है पर जिसकी असेट साइज मोर देन और इक्वल टू 1000 करोड़ है. सी पॉइंट, एसपीडी मतलब एसपीडी, स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स, और आईडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड वाली जो एनबीएफसी है वो मिडिल लेयर में आएगी. सीआईसी, एचएफसी एंड एनबीएफसी आईएफसी, वो भी इसमें आएगी. सीआईसी मतलब क्या है? सीआईसी मतलब अपनी कोर कोर इंश्योरेंस कंपनी वाली, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी वाली. एचएफसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एंड एनबीएफसी आईएफसी इज एनबीएफसी इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कंपनी वाली. जो 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 भी चीज है वो सब मिडिल लेयर में आएगी. सो मिडिल लेयर में कौन सी है? ऑल डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, जिसकी सेकंड नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है, जिसकी असेट साइज मोर देन और इक्वल टू 1000 करोड़ है. एंड द सी पॉइंट इज एसपीडी, स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड एनबीएफसी. और दूसरी तीन है कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी वाली, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एंड एनबीएफसी आईएफसी, दैट इज इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी. और इसमें क्या है कि जो ऑल डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है और सीआईसी एचएफसी एंड एनबीएफसी है, सीआईसी एचएफसी और आईएफसी वाली है, वो अपर लेयर में जा सकती है. बट एसपीडी और आईडीएफ एनबीएफसी वो मिडिल लेयर में ही ले रहेगी, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो नाउ वी विल गो टू अपर लेयर. अब अपर लेयर में कैसे जा सकते हैं वो तो देखते हैं ना. सो अपर लेयर फर्स्ट इज आरबीआई क्राइटेरिया जारी करेगा, उसके हिसाब से वो अपर लेयर में आएगा. एंड सेकंड इज टॉप 10 एनबीएफसी बेस्ड ऑन असेट साइज. तो इसमें ये पॉइंट आएगा कि भाई एसपीडी और आईडीएफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड और एसपीडी वो अपर लेयर में कभी नहीं आ सकते, भले भी उसका असेट साइज टॉप 10 में चला जाए, पर वो अपर लेयर में नहीं आ सकती. बाकी जो भी टॉप 10 एनबीएफसी बेस्ड ऑन असेट साइज है वो अपर लेयर में आ सकते हैं. सो all deposit taking NBFC and CIC HFC and NBFC IFC can go to the upper layer. तो वो ये चार एनबीएफसी तो ऊपर आ सकती है, बट वो दो नहीं आ सकती. कौन सी है? एसपीडी एंड आईडीएफ एनबीएफसी. नाउ टॉप लेयर में क्या है? एमटीए, पोटेंशियल सिस्टमेटिक रिस्क, जिसमें होगा वही चीजें आएगी. वो टॉप लेयर गवर्नमेंट ने एमटी रखा है कि भाई जिसमें बहुत ज्यादा मतलब जिसके पैसे हिलने से पूरी इकोनॉमी हिल जाती है, वो टॉप लेयर में आती है. वो काम का है भी नहीं, मोस्टली एमटी रखे है. सो फिर से एक बार रिवाइज कर देता है. बेस लेयर में क्या है? दो चीजें, नॉन डिपॉजिट टेकिंग असेट साइज लेस देन 1000 करोड़, एनबीएफसी P2P, एनबीएफसी AA, NOFHC एंड एनबीएफसी नॉट अवेलिंग पब्लिक फंड्स. मिडिल लेयर में तीन, फर्स्ट ऑल डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, सेकंड नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी असेट साइज इज मोर देन और इक्वल टू 1000 करोड़. थर्ड पॉइंट इज एसपीडी, दैट इज स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड एनबीएफसी. और दूसरी तीन, सीआईसी एचएफसी एंड एनबीएफसी आईएफसी, ऑल डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी एंड एनबीए, ये सीआईसी एचएफसी वाला जो भी है वो अपर लेयर में जा सकता है. अपर लेयर में क्या क्या आता है? आरबीआई क्राइटेरिया. और सेकंड इज टॉप 10 एनबीएफसी बेस्ड ऑन असेट साइज. टॉप लेयर तो एमटी है, पोटेंशियल सिस्टमेटिक रिस्क, जिसमें होगा वही आएगी. नाउ अदर पॉइंट्स,
अदर पॉइंट्स 4 है। पहला आईसीसी, एमएफआई एंड फैक्टर एंड एमजीसी। आईसीसी मतलब इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी, एमएफआई माइक्रो फाइनेंस इंश्योरेंस, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, फैक्टरिंग वाला जो एनबीएफसी है वो, और मॉर्गेज गारंटी कंपनीज जो है वो कोई भी लेयर में आ सकती है उसका असेट साइज के हिसाब से। नाउ सेकंड पॉइंट इज गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट और एनबीएफसी है तो बेस लेयर और मिडिल लेयर में तो वो जा सकती है, पर वो अपर लेयर और टॉप लेयर में वो कभी नहीं आ सकती। सो पॉइंट यही है कि अगर गवर्नमेंट और एनबीएफसी है तो बेस लेयर और मिडिल लेवल में ही रहेगी, वो अपर लेयर और टॉप लेयर में नहीं आ सकती। थर्ड इज एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग। ऑलवेज मतलब ये क्या है कि पुराने में जो एनडीएसआई मतलब सिग्निफिकेंट सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट जो बोल रहे थे, तो वो पहले जो सिस्टम था उसके हिसाब से अब कैसे क्लासीफाई होगा। तो अगर वो एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग थी तो वो एनबीएफसी बीएल बेस लेयर में चली जाएगी। अगर एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग है या फिर एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग बट सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कब बनता था, जब उसका असेट साइज 500 करोड़ से ज्यादा होता था। सो एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग एंड एनबीएफसी एनडीएसआई वो मिडिल लेयर या फिर अपर लेयर में जा सकते हैं, तो वो मिडिल लेयर अपर लेयर में जा सकते हैं। एंड द फोर्थ वन इज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इफ एनबीएफसी एनडीएसआई whose asset size is more than or equal to 500 करोड़ बट लेस देन 1000 करोड़। मतलब ये जो पहले गवर्नमेंट ने ऐसा निकाला कि भाई वो मिडिल लेयर अपर लेयर में चली जाएगी, बट फिर जो बीच वाली कंपनी है जो मतलब 500 करोड़ से 1000 करोड़ वाली कंपनी है वो कहाँ जाएगी। तो गवर्नमेंट ने फिर इशू किया कि भाई अगर 500 करोड़ से 1000 करोड़ के बीच वाली जो एनबीएफसी है वो एनबीएफसी बेस लेयर में ही चली जाएगी। तो दिस वाज द क्लासिफिकेशन, इट वाज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन दैट आई कैन प्रोवाइड। नाउ प्रूडेंशियल नॉर्म्स बेटा सबसे इजी है, बहुत इजी है, फटाफट हो जाएगा। चल कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, टायर 1 प्लस टायर 2 कैपिटल है, टीयर 1 प्लस टीयर 2 कैपिटल है तो 15% होना चाहिए। टीयर 1 कैपिटल है, सिर्फ टीयर 1 कैपिटल है तो 10%। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरी एनबीएफसी शुड मेंटेन अ कैपिटल रेशियो कंसिस्टिंग ऑफ टीयर 1 and टीयर 2 capital of its aggregate risk weighted assets on balance and sheet and risk adjusted value of off balance sheet items which shall not be less than 15%। 15% से लेस नहीं होना चाहिए, 15% मिनिमम है। Second point, the tier 1 capital in respect of applicable NBFCs other than NBFC at any point of time shall not be less than 10%। मतलब tier 1 का जो कैपिटल है वो 10% से कम नहीं होना चाहिए। और अगर गोल्ड ज्वेलरी के बिजनेस में कोई बंदा है और वो एनबीएफसी है तो उसका टीयर 1 का कैपिटल 12% से कम नहीं होना चाहिए। सो कैपिटल एडुकेसी रेशियो है 15, 10 और 12। T1 प्लस T2 15 है। T1 अगर अकेला है तो 10% है, गोल्ड ज्वेलरी वाला है तो 12%। चल नाउ इनकम रिकग्निशन सेम एज बैंक्स, फालतू का टाइम पास है। क्या क्या है, द इनकम शैल बी बेस्ड ऑन रिकॉग्नाइज इन केस ऑफ एनपीए इनकम इंक्लूडिंग इंटरेस्ट डिस्काउंट हायर चार्जेस लीज रेंटल एक्सेट्रा शैल बी रिकॉग्नाइज ओनली व्हेन इट इज एक्चुअल इंटरेस्ट डिस्काउंट, और वो सब है वो जब जब रियलाइज होगा तब करेंगे। इन केस ऑफ एनपीए एनी इनकम रिकॉग्नाइज बिफोर द असेट बिकम एनपीए एंड रिमेनिंग अनरियलाइज शैल बी रिवर्स। मतलब जो पहले से इनकम रिकॉग्नाइज कर दिए तो उसको भाई रिवर्स कर देना, बस उतना है, फालतू टाइम पास है। चल अब असेट क्लासिफिकेशन कर देते हैं। चल धीरे धीरे असेट क्लासिफिकेशन को खोलते हैं। पहले तो स्टैंडर्ड असेट कोई डिफॉल्ट नहीं होता, नो डिफॉल्ट इन पेमेंट, तो वो स्टैंडर्ड असेट होता है। अब सब स्टैंडर्ड कब बन जाता है, अगर एनबीएफसी नॉन डिपॉजिटिंग नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है तो एनपी ओवरड्यू 6 महीने में होता है, क्लासिफाइड एज सब स्टैंडर्ड इन 18 मंथ्स। अगर एनबीएफसी एनडी एनएसआई है तो एनपीए ओवरड्यू 6 महीने में हो जाता है और क्लासिफाइड एज सब स्टैंडर्ड इन विद इन 18 मंथ्स। बट अगर एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग है और एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है तो एनपीए ओवरड्यू 3 मंथ्स, क्लासिफाइड एज सब स्टैंडर्ड इन 12 मंथ्स। असेट इसमें दो टर्म है कि भाई सब स्टैंडर्ड कब बन सकता है, तो पहले अगर वो सब स्टैंडर्ड कब बन सकता है, जब वो एनपीए 12 महीने तक रहा हो तब वो सब स्टैंडर्ड बन जाएगा। और सेकंड टर्म ऐसी है कि असेट विद टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट हैव बीन रीनेगोशिएटेड एंड रीशेड्यूल्ड। कोई भी टर्म्स रीनेगोशिएट या रीशेड्यूल हुए तो वो फिर सब स्टैंडर्ड में ही चला जाएगा। पर वो स्टैंडर्ड में जा सकता है जब 1 साल तक सब सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस हो और सब कंडीशंस फुलफिल करता रहे, तब वो स्टैंडर्ड में शिफ्ट हो सकता है। नाउ डाउटफुल असेट एंड असेट विच रिमेन्स अ सबस्टैंडर्ड असेट फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 12 मंथ्स, तो वो डाउटफुल हो जाता है। और ऊपर के केस में 18 मंथ्स वाला पीरियड है कि अगर 18 मंथ तक वो सब स्टैंडर्ड रहा तो फिर वो डाउटफुल बन जाएगा। Now, loss assets, an asset identified as loss asset by the applicable or its internal
लॉस मतलब क्या है भाई, कुछ पैसा आने वाला नहीं है, जय श्री कृष्ण होने वाला है उसका, तो वो लॉस असेट ना। नॉन परफॉर्मिंग असेट, इसके कुछ पॉइंट्स है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग, नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट। तो उसमें ए और एफ तक पॉइंट है, और एक जी वाला पॉइंट है। ए और एफ में क्या क्या है? असेट है, टर्म लोन है, डिमांड और कॉल कॉल लोन है, बिल्स, डेट, ड्यूज और सेल ऑफ असेट, ये सब इंटरेस्ट वाली पॉइंट है। तो वो कब एनपीए बन जाएगा? जब 6 मंथ्स और मोर हो जाएंगे। और अगर लीज रेंटल एंड हायर परचेज वाला कार्यक्रम है, तो उसमें 12 मंथ्स और मोर है। और अगर वो बड़ी बड़ी वाली है, बिग एनबीएफसी है, तो बिग एनबीएफसी में कौन आती है? डिपॉजिट जो लेती है वो एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग। एंड द सेकंड वन इज एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग बट सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है। तो उसमें 3 मंथ्स फॉर बोथ, मतलब ऊपर के जो असेट, टर्म लोन, डिमांड, इंटरेस्ट ऑन असेट, टर्म लोन, डिमांड और कॉल लोन, बिल्स, डेट, ड्यूज और सेल ऑफ असेट, और लीज रेंटल्स वाला भी जो भी पॉइंट है, सब में 3 मंथ्स और मोर हो गया, तो फिर वो एनपीए चला जाएगा। उसमें कुछ ऐसा वो बहुत खास नहीं है। बस अगर बड़ी कंपनी है तो 3 महीने का, 3 महीने से ज्यादा ओवरड्यू हुआ तो भाई एनपीए कर दो। वो उसमें बहुत मेथी मत मारो उसकी। चलो, प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट, अब प्रोविजन बनाना पड़ता है। तो पहले स्टैंडर्ड असेट के लिए एनबीएफसी, एनडी, एनएसआई, नानी ननी ननी कंपनी, छोटी छोटी एनबीएफसी है, तो उस पर 0.25% है, और 0.25% है। और अपनी जो ये बड़ी वाली है, तो वो बड़ी वाली कौन सी? एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग बट सिग्निफिकेंटली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट, एंड एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग, तो उस पर 0.40% का प्रोविजनिंग करना है। अगर सब स्टैंडर्ड है तो सब में 10%। अगर डाउटफुल असेट्स है, तो अगर उसका अनसिक्योर्ड पोर्शन है, तो भाई ज्यादा 100% उसका आप तो प्रोविजनिंग करना शुरू कर दे। और अगर सिक्योर्ड पोर्शन है पर अप टू 1 ईयर, अब इसमें ध्यान रखना, लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर, अप टू 1 ईयर में आ जाता है। सो 1 ईयर एग्जैक्ट पूछा तो 20% आएगा, 3 ईयर एग्जैक्ट पूछा तो 30% आएगा। सो लेस देन और इक्वल टू वन वन ईयर 20% आ जाएगा। 1 ईयर टू 3 ईयर, मोर देन 1 ईयर बट लेस देन और इक्वल टू 3 ईयर 30% आएगा। मोर देन 3 ईयर आएगा 50% आएगा। और लॉस एसेट में तो 100% रिटर्न ऑफ। जय श्री कृष्ण, दिस इज प्यार है, एकदम मस्त है। एक बार फिर से रिवाइज करना हो तो कर लेते हैं, ये दो लास्ट वाले पॉइंट जो फालतू के बट थोड़े इंपॉर्टेंट है। तो अगर एनबीएफसी, एनडीएस, एनडी, एनएसआई है, मतलब छोटी वाली है, तो 6 महीने, 6 मंथ्स और मोर, जो वो इंटरेस्ट वाला कार्यक्रम है उसके लिए। और 12 मंथ्स और मोर जब लीज और लीज रेंटल्स और हाई परचेज है। बिग में तो भाई 3 मंथ से ज्यादा हुआ ओवरड्यू, तो भाई करो, तुम एनपीए क्लासीफाई हो जाओगे। प्रोविजनिंग में क्या है? अगर छोटी छोटी एनबीएफसी है तो 0.25%, बड़ी एनबीएफसी है तो 0.40%। सब स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड में कब सब स्टैंडर्ड एसेट्स में 10% का भाई प्रोविजनिंग करता रहे। डाउटफुल एसेट हो गया तो अनसिक्योर्ड पोर्शन 100% कर भाई। सिक्योर्ड पोर्शन है तो लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर है तो 20%, मोर देन 1 ईयर एंड लेस देन और इक्वल टू 3 ईयर है तो 30%, मोर देन 3 ईयर है तो 50% कर। और अगर लॉस एसेट है तो भाई 100% राइट ऑफ कर दे।